बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन। प्रोग्राम है गुफ्तगू और मैं हूं अमजद इकबाल। मेरे साथ आज इस प्रोग्राम में जो शख्सियात शरीक गुफ्तगू होंगी, सबसे पहले मैं उनसे आपका तारुफ करवाता हूँ। मेरे साथ मौजूद है जनाब सीनियर सहाफ़ी, तज्ज़ियाकार और बहुत प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का तजर्बा रखने वाले जनाब नदीम चौधरी साहब। इनको आप टीवी पर, इनको अखबारात में भी पढ़ते हैं, टीवी पे सुनते हैं, रेडियो पे भी सुनते हैं और इनका बड़ा वसी तजर्बा। आज इससे हम इंशाल्लाह मुख्तलिफ मौज़ूआत के ऊपर और तफसीली गुफ्तगू करेंगे। दूसरे मेरे मेहमान हैं जनाब नासिर महमूद गुमन साहब। आप मरकज़ी मुस्लिम लीग के नायब सदर हैं और सियासत में ये पहले भी हिस्सा लेते रहे हैं और आइंदा भी इरादा रखते हैं कि अगले इलेक्शन में ये इलेक्शन लड़ेंगे। तो गुफ्तगू का आगाज मैं नदीम चौधरी साहब आपसे ही करूंगा। आप ये बताइएगा कि जो आजकल सियासत में हमें जोड़ तोड़ नजर आ रहा है, जोड़ तोड़ से मुराद है सियासी जमातों के अंदर जो हमें टूट फूट नजर आती है, जो हमें नई जमातें बनती नजर आती हैं, और इलेक्शन के हवाले से जो भी मामला हमारे सामने इस वक्त हैं, उसमें आप क्या देख रहे हैं कि आने वाले दिनों में होने क्या जा रहा है? मैं इसकी पहले एक मिसाल छोटी सी जी जी। आपने देखा कुछ बच्चे कभी समंदर के किनारे, नहर के, समंदर के किनारे रेत के घरौंदे बनाते हैं, उसमें वो पाँव रख के कभी उसमें कोई चीज लगा के जी जी। फिर उनको पसंद आए तो वो उसमें गुड़िया भी रखते हैं और उसके साथ हाँ, खेलते हैं। पसंद ना आए उसको गिरा देते हैं, फिर नया बना लेते हैं। हमारी इस्टेब्लिशमेंट भी ऐसे ही करती है। अच्छा। वो सियासी जमातों के साथ ना खेलती है, ठीक है, वो घरौंदे बनाती है, उसको पसंद ना आए वो गिरा देती है, फिर नया बनाती है। तो ये भी यही कुछ हो रहा है इस वक्त। अच्छा। उन्होंने जिस को उनको जब तक यकीन नहीं ना हो जाएगा कि वो जो बना रहे हैं वो उनकी मर्जी के मुताबिक नहीं बनेगा, तो ये जोड़ तोड़ तब तक चलती रहेगी। और जिनको उन्होंने आउट रखना है उनके लिए वो बंदोबस्त कर रहे हैं, और जिनको उन्होंने इन करना है उनके साथ डीलें चल रही हैं। नहीं, लेकिन ये हम क्यों हर चीज डाल देते हैं एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर कि जी कि ये एस्टेब्लिशमेंट ही कर रही है, हम ये क्यों नहीं, सियासतदान क्यों नहीं कर रही है सारा कुछ? ये देखिए जितना जोड़ तोड़ हो रहा है, जितनी मुलाकातें हो रही हैं, जितनी हमारे सामने जो चीजें आती हैं, वो तो सारा सियासतदान खुद कर रहे हैं। कभी चाबी वाला खिलौना देखा है? जब उसकी चाबी फुल कर दो तो वो चलता रहता है, जब उसकी चाबी खत्म हो जाती है रुक जाता है। नहीं तो अब क्या जितने पॉलिटिशियन है ना, ये सारे चाबी वाले खिलौने। क्या हो क्या रहा है, क्या हो रहा है? एस्टेब्लिशमेंट ने इनकी चाबी, आपको क्या नजर आ रहा है कि एस्टेब्लिशमेंट क्या चाह रही है इस वक्त? इस वक्त तो जो कुछ नजर आ रहा है ना सर, उसका बंदोबस्त हुआ है दुबई के अंदर बैठ के। दुबई में तो कोई एस्टेब्लिशमेंट नहीं थी। दुबई सर, उनके नुमाइंदे तो थे ना जिनको उन्होंने कहा हुआ था। मैं तो फिर वही कह रहा हूँ, वो फ्रंट फेस होता है, बिहाइंड द सीन उन्होंने एक सेटिंग करनी है, उसके लिए उन्होंने भेजा हुआ है, वो वहां पे सेटिंग करके हैं। अब उसके मुताबिक आगे एग्जीक्यूशन हो रही है। कुछ चीजें तय होने जा रही हैं, कुछ चीजें तय हो रही हैं। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है, असल मसला जो है वो पंजाब का है। और आपने देखा होगा जनाब, कल वो वजीर आजम साहब ने जो है वो इकोनॉमिक कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए थे, अब जो है वो उन्होंने कहा कि बहुत बड़ा बयान दिया कि मईशत जो है वो सही ट्रैक पे आ गई है। और ट्रैक से पहले मैं आपको दूंगा, 83 अरब रुपया सिंध को तरक्याती फंड में अभी एलोकेट किया। आपको पता है चंद हफ्ते रह गए इलेक्शन में, वो तो सलाम के हवाले से था, उनकी मदद के लिए। हाँ जी, वो 83 अरब रुपया जो अभी बांटा गया है, ये निगरान हुकूमत में भी बांटा जा सकता था, लेकिन इस हुकूमत को बांटने का, लेकिन निगरान हुकूमत के पास तो ये इख्तियार नहीं होगा कि वो ये बांटे इस तरह से फंड दे। जब एलोकेट होते तो वो एक प्रोसेस, उसके इलेक्शन कमीशन का इतराज भी आ सकता था। 83 अरब रुपया तरक्याती फंड में सैलाब ज़दगान के लिए तरक्याती फंड में जारी किया गया सर। तो पूरे पाकिस्तान में हुआ ना सारे। तो चंद हफ्ते पहले तो वो सारे प्रोग्राम तो नहीं ना, तख्तियां लगेंगी, फंड बढ़ जाएंगे, अकोमोडेट लोग हो जाएंगे, उसके मुताबिक फिर आगे इलेक्शन लड़ेंगे। हो ये रहा है कि आप ये देखें कि इस वक्त जो जोड़ तोड़ है, 9 मई का वाकया हुआ और एक नई जमात सामने आ गई, मुलजमान पकड़े गए, अदालत का वो अपना प्रोसेस शुरू हुआ या नहीं हुआ, असल जो है कल्प्रेट जो है वो अभी सामने नहीं आए, लेकिन जो उसके सियासी मकासद है वो सामने आ गए। अब बेनिफिशरी किसके सियासी मकासद सामने आ गए सर? 9 मई के सियासी मकासद, मैंने कहा सियासी नताइज सामने आ गए। नहीं, कैसे आप ये 9 मई के सियासी मकासद, क्या 9 मई सियासी मकासद के लिए किया गया था? मेरे तो यही जानना है कि 9 मई का जो भी उसका बेनिफिशरी कौन था? उसका बेनिफिशरी जो है ये पीडीएम है। पीडीएम कैसे हो गई? ये पीडीएम ने, आपका कहना चाहते हैं कि पीडीएम ने करवाया ये? बेनिफिट नहीं। हाँ, आपने पूछा बेनिफिशरी। हाँ, आपने ये नहीं कहा। देखिए बेनिफिशरी कौन होता है? बेनिफिशरी वो होता है जिसको सियासी फायदा हो। हाँ। सियासी फायदा किसको हो रहा है? हाँ। कि उसका सबसे बड़ा सियासी मुखालफ जो है उसमें टूट फूट हुई है,
लेकिन उसकी अपनी गलती की वजह से हुई है ना ये आप कह रहे हैं अपनी गलती की वजह से हुई है। हाँ। अभी अगर एक का मुवक्कफ आप सुनेंगे तो आपको तो समझ आएगी। अगर फर्ज करें ये हुकूमत या एस्टेब्लिशमेंट ये अगर इंक्वायरी करती है तो 9 मई के वाकयात में ना सबसे बड़ी कल्प्रेट जमात जो है वो पीटीआई है। लेकिन अच्छा, अगर आप उनका मौकफ सुनेंगे तो उन्होंने तो खोल के कह दिया, उन्होंने कहा इसमें तो एस्टेब्लिशमेंट मुलव्वस है। अब ये बात जो है हर बंदा खुल के नहीं कहता, मैं इसलिए ये बात जिसके ऊपर इल्जाम लगाया जाए वो तो अपने दिफा में कुछ भी कह सकता है ना, उसको आप कह सकते हैं। ये तो देखना चाहिए ना इंक्वायरी क्या होती है, कौन लोग हैं, किस तरह से हुआ। और अभी भी जो जेआईटी है, अब जो जेआईटी बन रही है या जो भी वाकया सामने आ रहे हैं, आप अगर उनको आप गौर से देखेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि बेनिफिशियरी कौन है। उसका नुकसान 9 मई का फायदा अगर पीटीआई ने ये किया है तो क्या पीटीआई ने उसका फायदा उठाया? ठीक है, फायदा तो नहीं उठाया, नहीं उसको नुकसान हुआ ना जी, तो नुकसान क्योंकि उसने एक गलती की थी, उसको खमियाजा भुगतना पड़ा। गलती की, ब्लंडर की या एक साजिश की, आप उसको कुछ भी कह सकते हैं। इसमें जो है ना वो कासिम के अबू की एक मिसाल छोटी सी उन्होंने कहा कि जनाब इस वाकये के पीछे वो वाकया है जिसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये गैर कानूनी हिरासत है। एक दिन पहले वो गैर कानूनी हिरासत किस तरह से की गई, वो अदालत के अंदर रेंजर्स ने उनको गिरफ्तार किया। नहीं, अगर वो उस वक्त वो गिरफ्तारी ना होती तो 9 मई के वाकया ना होते। इसलिए वो जो गिरफ्तारी जिसने की है वो असल जिम्मेदार है। वो जिसने उस गिरफ्तारी के अहकाम दिए वो असल जिम्मेदार है। इसके ये बुनियादी, चूंकि ये मामला जिसकी वजह से ये सारा सिलसिला हुआ, इस पे हम आगे चल के मजीद चौधरी साहब आपसे बात करते हैं। ये गुम्मत साहब, आपने गुफ्तगू सुनी नदीम चौधरी साहब की, ये तो सारी सियासतदानों पे डाल रहे हैं और आपकी सियासत में आ गए हैं। आपका चाहे आपकी जो मुस्लिम लीग है, मरकजी मुस्लिम लीग, उसके आप बैकग्राउंड हम देखें तो वो काफी मजहबी हमें नजर आता है, उसके मामला बड़े उस तरह के हैं। तो क्या वाकई सियासतदान इसी तरह किसी की चाबी पे चलते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले सबसे शुक्रिया, आपने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया, बड़ी मेहरबानी है आपकी, ताकि हम अपनी मौक़िफ़ अवाम उन्नास तक पहुँचा सकें। दूसरी जो भाई की बात से मैं एहतराम के साथ थोड़ा सा इख्तलाफ करता हूँ कि ऐसे नहीं होता, इस्टेब्लिशमेंट पर डालते जाएंगे। अवाम ने मतलब क्या किया इस सिलसिले में, मैंने जब पढ़ा पहली दफ़ा मैं बड़ा हैरान हुआ कि 46 के इलेक्शन में वोट सिर्फ अमायदीन डाल सकते थे। मेरे ख्याल में अवाम की तरबियत ही उस तरह से नहीं हो सकी। वो आज भी वही मतलब थोड़ी सी बात वो उस तरह की लगती है, कुलचा बिरयानी ये चलता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जमात आई है तो हमारा तो एजेंडा ये है कि हम इस सियासत को चेंज कर देंगे। उसकी मिसाल मैं अपनी एक पीपी से, मैं कैंडिडेट हूँ 173 से, तो मैं आपकी सामने रखता हूँ कि 5 के करीब मैं डिस्पेंसरीज को चला रहा हूँ, दस्तरखान चल रहे हैं, सस्ते राशन, फलाई काम मतलब ये जरूरी तो नहीं कि आप गवर्नमेंट में आए तो फिर ही आप कुछ, मतलब आवाम को क्या कहते हैं, शिकवा जुल्मत शब्द से कहीं बेहतर था, अपने हिस्से की शम्मा जलाते जाते। तो बात तो ये है कि पहले आप अपना किरदार पेश करें। सियासतदान जो एस्टेब्लिशमेंट को ब्लेम देते हैं वही देते हैं जो अपोजिशन में होते हैं। जब हुकूमत में इनको नजर क्यों नहीं आता कि ऐसे कर रहा है? इमरान खान को पहले नजर नहीं आ रहा था, अब नवाज शरीफ को नजर नहीं आ रहा, ये क्या हो रहा है? से पहले तक तो एस्टेब्लिशमेंट बहुत अच्छी थी। मैं एक एग्जांपल रखता हूँ, अगर एस्टेब्लिशमेंट आज मुझे ऑफर करती है तो कल को मैं उनके खिलाफ हो जाऊंगा। मेरे ये बात गलत है। आप अगर 3 बंदे हम बैठे हैं, अगर हम ऑफर कबूल नहीं करेंगे, भाई एक बंदा इसको पर पूरा करने दो, तो एस्टेब्लिशमेंट क्या कर लेगी? वो भी तो हमारे भाई हैं, हम ही से निकले हैं भाई। तो ये हम आवाम की तरबियत करें, उनको जरा अपने हिस्से का काम करें। जरूरी नहीं कि गवर्नमेंट मिले तो फिर ही करना है, तख्तियां ही लगाने के लिए करना है। तो मैं तो यही समझता हूँ, पाकिस्तान में मैं तो इतनी उम्र नहीं है मेरी कि जितना मैंने सियासत को देखा है कि 3 तबके सियासत में आज तक आए हैं। मतलब उसमें जिम्मेदार हैं, जर्नैल हैं और यहाँ ताजर हैं, या बड़े बिजनेसमैन। मतलब तीनों की चंद चीजें कॉमन है, मैं मिला के बयान करता हूँ कि वो किसी चीज छीन लेते हैं पैसे से, जोर से। आम आवाम का नुमाइंदा तो कोई आता ही नहीं है। तो एक बुजुर्ग है हमारे, वो कहते हैं कि यहाँ पे जो आते हैं मिडिल क्लास या मिडिल क्लास है, उनकी मिसाल ऐसी है कि ट्रेन में जब दाखिल होते हैं ना, वो जो ट्रेन चल रही है सियासत की, तो वो अंदर जाके पहले उसको जाने नहीं देते, अंदर से सब पकड़ लेते हैं दरवाजे को ना, बंद कर देते हैं कि मैं अंदर नहीं आने देंगे। जब बाहर से कोई एक अंदर चला जाता है, अंदर जाके वो भी उनके साथ शामिल हो जाता है। मतलब आवाम जो है इस तरह अपने मुल्क की ऑनरशिप ही नहीं ले रही अभी तक। वो मतलब किसी से भी आप बात कर ले, हम अवामी आदमी अल्हम्दुलिल्लाह थड़ों पे बैठते हैं। तो ये जो मुल्क में इस वक्त जो इंतशार की हमें सूरत नजर आ रही है, इस वक्त जो कुछ भी हालात है आपके सामने है सारी चीजें, इसमें सियासतदान किस हद तक आप उनको जिम्मेदार समझते हैं? सियासतदानों का हिस्सा तो है, ये बरी ज़िम्मेदार नहीं हो सकते। मैंने मिसाल दी है आपको कि अगर वो सियासतदान ना, मतलब आज अगर मुस्लिम लीग नून ना आती
तो फिर क्या कर सकते थे, मतलब एस्टेब्लिशमेंट क्या कर सकती थी? फिर वो एस्टेब्लिशमेंट को उसी को टाइम देना पड़ना था ना, उसके साथ डिबेट करते या मामला को आगे लेके चलते। आफ्टर नुकसान तो आवाम का ही हुआ। तो खराबी क्या थी, वजह क्या थी, क्यों लाना पड़ा ये सारा सिलसिला, चेंज क्यों करना पड़ा? जैसे चौधरी साहब कह रहे हैं कि वो उनके कहने पे आया इस हद तक सारा उनकी सिलसिला। बात ठीक है, वो मास्टर्स रहना चाहते हैं, उस का अपने यहाँ से छोड़ना नहीं चाहते। वो पंजाबी के हमारे गाँव का रहने वालों को मिसाल देते हैं ना कि दो ही छड़ना नहीं चाहते, बस बात तो यही है। नजर आ रहा है उनको कि आस्ता आस्ता हमारे हाथ से ग्रिप निकल रही है। तो इंशाल्लाह जो जमातें खिदमत की नीयत लेके आएंगी तो आम को शौर भी आएगा, इंशाल्लाह बेहतरी भी आएगी। पॉजिटिव सोचना चाहिए, इंशाल्लाह अच्छी क़यादत आएगी तो तब्दीली आएगी इंशाल्लाह। लेकिन आपको क्या नजर आता है आपकी जमात के लिए आने वाले दिनों में, जो इलेक्शन बज़ाहिर तो नजर आ रहा है कि हो रहा है और करीब जल्द हो रहा है, उसमें आपकी जमात क्या किरदार अदा कर सकती है? क्या आपको मैं आपसे फीडबैक बयान आएगा? कर रहा हूँ ना भाई कि मैं एक सस्ती सब्जी का स्टॉल, 3 स्टॉल में रोजाना डेली टाइप में अपने टाउन में जाते हैं, मूव करते हैं, ऊपर हमारे तराने चलते हैं, हमारा मैनिफेस्टो चलता है। वो एक नया आइडिया, नई चीज है कि सियासी जमात भी ये कर सकती है। तो आम आवाम से जो फीडबैक मिलती है तो इनके हालात अंदरूनी खाना बहुत खराब है। तो आम जो है अभी तक वो 2 3 4 जो महकमे ना वहां से नहीं निकले। जब थाने में काम पड़ेगा कौन काम आएगा, कचहरी में कौन काम आएगा, अगर कोई जनाब को टाउन के हवाले से कोई महकमा आएगा तो हमारे साथ कौन चलेगा। तो हम आवाम का ज़हन चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने हिस्से का काम कर रहे हैं। कभी आप ऐसे बंदे को वोट दें कि जो ईमानदार हो। सही बात, बिल्कुल ठीक है। ये आप पैगाम जरूर जाना चाहिए, पहुंचना चाहिए, और ये अवाम के ऊपर है कि वो उसका क्या रिस्पॉन्स देते हैं और उनको देना चाहिए, सुननी चाहिए। अवाम मजबूर है, उनको रोटी रोजी के चक्कर में डाला हुआ है। ठीक बात है। तो सियासतदान जो आपके सामने है वो 3 4 तबकों से बिलोंग करते हैं, वही जो पार्टीशन से पहले के जो खानदान है वही चल रहे हैं अभी तक। उसमें भी एक आप ये कह सकते हैं इसकी, बल्कि इनकी जो बात है मैं इसको जरा थोड़ा सा खोल के बयान कर, अगर इजाजत हो तो। जी बिल्कुल। वो यूं है कि ये जो जमहूरियत है इस वक्त हमारे मुल्क में, ये मखसूस है सिर्फ 0.2% लोगों के लिए। वो इस तरह से कि आप ये देखें, हमारी 45% आबादी गुर्बत की लकीर से नीचे, जिनको एक वक्त की रोटी, ठीक, वो तो तसव्वुर भी नहीं ना कर सकते कि वो इलेक्शन लड़ेंगे, बल्कि वो मुश्किल वोट डाल दें तो बहुत बड़ी बात है। ठीक है। उसके बाद फिर दूसरा तबका आ जाता है जो लोअर मिडिल क्लास है, जिनकी आमदन कोई 30-40 हजार रुपए महीना है। वो मुश्किल से अपने वो घर का गुजारा कर पाते हैं, उनके पास 2 वक्त की रोटी भी बहुत मुश्किल से होती है। तीसरे अपर मिडिल क्लास, जो आप समझ लें कि जिनके पास अपना घर नहीं, वो किराए के घरों में रहते हैं। उसके बाद फिर एलीट मिडिल क्लास आ जाती है, जिनके पास अपना घर है। उनके पास घर तो है, गाड़ी तो है, लेकिन उनके पास 10-15 करोड़ रुपया नहीं है वो इलेक्शन लड़ने के जो 10-15 करोड़ रुपया खर्च करता है ना, वो 100 करोड़ का मालिक होगा तो 10-15 करोड़ रुपया खर्च करेगा। मैं मरकजी मुस्लिम लीग की बात नहीं करता, अभी तो ये छोटा सा चूजा है जो मैदान में आया, अभी तो इन्होंने मुर्गा बनना है, फिर जाके लड़ना है इन्होंने। तो मैं जो अगली बात करने लगा हूं कि 100 करोड़ के मालिक कितने खानदान हैं? पाकिस्तान में 1 मिलियन भी नहीं है। ठीक है। तो ये जो इलेक्शन लड़ने वाले लोग हैं, अगर आप इनके खानवादे देखें और इलेक्टिबल्स की तादाद देखें तो ये सिर्फ और सिर्फ 10-12 हजार खानदान है। सही, 10-12 हजार, सिर्फ 10-12 हजार, मतलब 1-1.5 लाख लोगों के नजदीक ये सियासत है। वही 1-1.5 लाख लोग घूम फिर के सियासत में आते हैं, असेंबलियों में बैठते हैं, उन्हीं के रिश्तेदार। एक चीज मुझे बताएं, इसमें जो आपने ये सारा बताया, डेमोक्रेसी जो है ना, ये सिर्फ 0.01% लोगों के लिए नहीं। कैसे? और देखिए मामला ये है कि एक चीज है, एक आप माशाल्लाह अच्छे कपड़े पहन के बैठे हैं, टाई लगाई हुई है आपने, मतलब अच्छा वेल ड्रेस बैठे हुए हैं यहाँ पे। एक बंदा वो बाहर खड़ा है, हम कहेंगे जी उसने ये क्यों नहीं किया हुआ। ये एक जवाब है ना कि जी उसने, भाई उसके जितने वसाइल है उतना वो काम कर रहा है, लेकिन वो एक काम जरूर कर सकता है। हर बंदा वो वोट डाल सकता है, वोट डाल सकता है ना, वो सिलेक्ट करे जो लोग, फर्ज करें ऊपर जो लोग अच्छे लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं उनमें भी अच्छे होंगे। ये जरूरी तो नहीं है कि वो जो हम कहते हैं ताकि वो उनके लिए काम करें, उनको क्यों तरबियत क्यों नहीं की जाती? मैं आपसे ही पूछता हूँ, मुझे बता दें पाकिस्तान में अब तक कोई फेयर इलेक्शन हुए? ये एक अगला सवाल आपने कर दिया ना। फेयर इलेक्शन हुए? सर, वोटर की कोई अहमियत नहीं इस मुल्क में नहीं है। और दूसरी बात ये है, एक और बात, डेमोक्रेसी की अगर आप डेमोक्रेसी को स्टडी करते हैं ना, तो डेमोक्रेसी की बेस क्या है? डेमोक्रेसी की बेस ये है कि ये डेमोक्रेसी वहां पे परवान चढ़ती है जहां पे कम से कम तालीम की शरह 60% हो, 60% हो तालीम की शरह, फिर इसके रिजल्ट सामने आते हैं पॉजिटिव। ठीक है। जब आपकी कौम में इतनी शरह तालीम की है ही नहीं,
चले उनके उससे पास 50% है, यानी आप 30% तक सर हम कहते हैं 17% लोग 100 में से हाँ। 100 में से 45 बच्चे यूएनओ की रिपोर्ट के मुताबिक स्कूल में नहीं जाते सर, वो नहीं जाते। आपकी और बात ठीक है। 17% बच्चे जो हैं 100 में से 17 बच्चे मैट्रिक करते हैं। हमारा लिटरेसी BS रेट 26% और है। सर ये तो ठीक है, 26% लेकिन- कागजों में है। हाँ। कागजों में उन्होंने क्या कहा है, जो लिख पढ़ सकता है, यानी कि जिसने स्कूल में एंट्री ली वो उसको पढ़ा लिखा वो नहीं है। हाँ, पढ़ा लिखा वो है जिसको शौर है, वो तो जो कम अमेरिका से में कम भी नहीं है। ग्रेजुएट, सर वो जो तो कम से किसी कम दुनिया के ग्रेजुएट है, तरक्की याफ्ता ममालिक में भी नहीं तो है सर सर। कम से कम आप 26% को भी ले लें, हाँ। मैं कह रहा हूं 60% की तादाद जब तक ना हो हम्म, तब तक इस डेमोक्रेसी के प्रिंसिपल्स ये कहते हैं हम्म। कि डेमोक्रेसी के पॉजिटिव रिजल्ट सामने नहीं आते। और दूसरा ये है कि जब तक एस्टेब्लिश कंट्रीज में 40% वोट ना पड़े, 40% वोट ना पड़े, उसको दोबारा रीपोलिंग नहीं होती तो है। हमारा भी आप यहाँ पे अपने एक सारे तकरीबन रिजल्ट जो निकाल के वोट देखें। इस वक्त जो आप देखें कास्टिंग रेशो जो आ रही है उसमें 50% के करीब आती है। जनरल इलेक्शन में, पिछले इलेक्शन में आप देखें कि सर, यही आप थी, कहते तो हैं- बहुत सारे हल्कम। मैंने बात आज एक जर्नलिस्ट चीज- रिपोर्टिंग की जी, है जी, और जी। मैंने कम से कम 5 इलेक्शन वॉच की। जी जी ठीक है। और मैं इसकी मिसाल इस तरह से दूंगा, एक इलेक्शन तो ऐसा गुजरा है जिसमें खुद गवर्नमेंट ने टीवी के ऊपर सबसे पहले अनाउंस किया कि सिर्फ 27% वोट पड़े, बाद में गेम करके उसको आगे कर दिया। पिछले 2 इलेक्शन की बात करें या 3 इलेक्शन सर- की बात कर लें सर, तो बात उसमें फिर- आपकी 40+ चली गई सर, है आपकी। फिर मैं उसी हाँ। तरफ आता हूँ, ये सारी गेम है, अच्छा, मेरी बात ये तो सिर्फ ऐसा- गोरख धंधा है, नहीं, मेरी ये बात- सिर्फ मैनेजमेंट की जाती है। हाँ, जमहूरियत ये के अंदर देखें, डेमोक्रेसी में हमारी इस्टेब्लिशमेंट मैनेजमेंट करती है और मर्जी के रिजल्ट प्रोड्यूस करने के लिए रिजल्ट की हुकूमत लेके आती है। मेरा ख्याल है कि इसमें ऐसा नहीं पब्लिक है। की ये फेवरेट कोई आपकी गवर्नमेंट राय अभी हो तक नहीं सकती है। है। मैं देखिए, बात यह है कि मेरी राय में ऐसा है कि माहौल बनाया जाता है। ठीक है, एक इलेक्शन से पहले एक माहौल बनाया जाता है, उसमें लोग ही वोट डालते हैं और किसी जगह बहुत किसी अभी भी आप देख लें, अभी भी आप % आप कह सकते हैं कि जिसमें ये ऐसा सिलसिला होता है। बाकी जो जिसको आप ये कह सकते हैं इलेक्शन से पहले 2-3 माह में एक माहौल बनाया जाता है, जैसे आजकल बनाया जा रहा है, उसमें बना हुआ माहौल आप जिसकी बात कर रहे हैं वो सामने हमारे सामने। लेकिन बहरहाल हम हट जाएंगे मौजूद से। मुझे ये बताइए कि आपको इलेक्शन होते नजर आ रहे हैं इस वक्त? जी, इलेक्शन होते नजर आ रहे हैं क्योंकि गवर्नमेंट IMF का मुआदा हो गया, इनके पास अब डॉलर आ गए, इलेक्शन लड़ने के लिए पैसे मिल गए, इनको पता है 8-9 इलेक्शन लड़ने के लिए कैसे मिल गया इलेक्शन? सब मैनेजमेंट हो गई है ना, मैं आपको वही तो कह रहा हूँ। जब तक फाइनेंशियल मैनेजमेंट ना होती ये उस तरफ आ ही नहीं सकते थे। अब इनको 8-9 महीनों के लिए ये अपने बजट को सीधा कर सकते हैं। इनको पता है कि 9 महीने के बाद। अच्छी बात ये है कि इलेक्शन आपके ख्याल में टाइम पे हो रहे हैं, तो लोगों हो को चाहिए कि जी के वोट डालें जाके। अगर हम जो बात करते हैं जमहूरियत सर, की, जो अक्सरियत, अगर मैं आपको एक बात बता दूं, जितने भी अब तक सर्वे हुए, अगर इसको झूठ से झूठ भी किया जाए तो जो मुस्लिम लीग नून का सबसे फेवरेट सर्वे पूल है वो गैलप है, जो सबसे ज्यादा नून लीग को फेवर करता है। गैलप कह रहा है कि 65% वोटर जो है वो PTI के साथ है। ये कब की बात है सर? ये अभी पिछले अभी लास्ट गैलप की रिपोर्ट में आपको, हाँ, लास्ट जो गैलप की रिपोर्ट है ठीक है, ये 9 से पहले की रिपोर्ट है। वो 65% वोटर अभी उसके साथ। ठीक है, अब सबसे ज्यादा अक्सरियत रखने वाली जमात को जब इलेक्शन से बाहर रखेंगे, आप किस तरह कह सकते हैं ये फेवरेट है? अच्छा, इसमें देखिए उस पर कोई किसी को बाहर नहीं रख रहा। मेरी राय है कि जी कि कोई किसी को बाहर नहीं रख रहा, ठीक है। लेकिन जो बात आप कर रहे हैं कि जी के जो हम जिक्र करते हैं 9 मई का, उसके हवाले से एक तफजात है इस गुफ्तगू के अंदर भी 9 मई में अभी कोई क्लैरिटी नहीं है, उसके रिजल्ट अभी सामने नहीं है, उसका कोई उसके ऊपर इल्जाम। चले हम ये बात मान लेते हैं कि उसके क्लैरिटी नहीं है, तो फिर हम हतमी राय कैसे दे सकते हैं? जब हम कहते हैं कि ये फलाने किया, ये भी तो एक हतमी राय है ना। इस तरह हम हतमी राय भी नहीं दे सकते। सीधी सी बात है, मैं फिर उसी तरफ आऊंगा। अगर आप उसकी डेप्थ में जाएंगे तो जो सबसे मेन कल्प्रेट आदमी है, ठीक है, वो IG पंजाब है, जिसने हिफाजत नहीं की। उसको तो आपने सस्पेंड करना बहुत दूर की बात, एक छोटा सा नोटिस भी नहीं गया कि भाई तू कहाँ कहता है। IG पंजाब की बात कर रहा हूँ, हाँ, कि उसको एक नोटिस तक नहीं गया कि भाई तू उस दिन किधर था, तेरी सिक्योरिटी किधर थी, तेरी पुलिस किधर थी। 47 अरब उसको जारी कर दिया कि तू इलेक्शन के ये बात तू किधर था भाई? वो बात कर रहा हूँ कि जी कि ये तो मैं ये बड़ी बात, सर इलेक्शन के अंदर यही बातें डिस्कस होनी है क्या? एक बंदे ने यही बात डिस्कस करनी है? नहीं, इलेक्शन के अंदर ये अभी भी आपको इलेक्शन में यही बातें डिस्कस होनी है, लोगों ने यही बात करनी है क्या? अभी भी यही बातें 9 मई के वाकयात होंगे। और जो हमारे मियां साहब ने कल इकोनॉमिक कॉन्फ्रेंस में कहा कि मुल्क ट्रैक पे डाल दिया। मुल्क ट्रैक पे कैसे डाला है? 12% महंगाई थी कोरोना के दौर में, अब 38.5 है।
ये मैं नहीं कह रहा। 27.8 है सर वो 27.8 सर 27.8 हाँ। IMF ने कहा हो सकती है। नहीं जो आपकी जो इस वक्त जो लास्ट आपकी कैलकुलेशन आई है वो 27.8 वो इसाकदार की उस कैलकुलेशन को चले, वो फिर रद्द कर दिया। देखे ना, उन्होंने मुस्तरद बात कर ये दिया। चले इस पे हम गुफ्तगू उसको जारी रखते मुस्तरद हैं, कर इस पे हम दिया। जारी रखते हैं आपकी ये वाहिद हुकूमत है, वाहिद हुकूमत है जी। जिसने 39 अरब रुपया रोजाना लोन लिया है। चले तारीख के सबसे ज्यादा लोन लिए, तारीख की सबसे ज्यादा महंगाई की, तारीख के सबसे ज्यादा सियासी कारकुन इनकी हुकूमत में गिरफ्तार हुए, तारीख में सबसे ज्यादा। इस पे हम जारी रखेंगे गुफ्तगू। अभी मुझे एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, तो मुलाकात होती है एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि आने वाले दिनों में जो इलेक्शन हो रहा है वो कैसा होगा और माहौल क्या होगा और सियासी जमातों की तैयारी क्या है। तो आइए हम नासिर गुमत साहब से पूछते हैं कि उनकी क्या तैयारी है और क्या वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस इलेक्शन में उनके लिए क्या है। जी गुमत साहब। सबसे पहले तो मैं इख्तिराम के साथ अपने भाई की एक बात उन्होंने की है, तो मैं इनसे करूँगा कि इस्टेब्लिशमेंट तकरीबन हर मुल्क में इन्वॉल्वमेंट होती है, लेकिन हमारे यहाँ तालीम की कमी है, ना आवाम उस तरह की तालीम याफ्ता है, इस्टेब्लिशमेंट सियासतदान भी उसी तरह की है। तो थोड़ा सा अभी टाइम लगेगा, हमें ज़्यादा चीज़ों को मतलब तरीके से लेना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे ज़रा बिलो द बेल्ट चले जाते हैं। दूसरा ये कह रहे हैं ना कि भाई कैसे मतलब कि वो दखल अंदाजी देंगे, तो वो बाकी जो आप बात कर रहे थे कि वो एक माहौल बनाते हैं, वो मतलब जेद नहीं होता कि डब्बे में आगे खुद को डाल देता है, एक लोगों का माइंड के साथ खेलते हैं। पूरी दुनिया में ऐसे ही हो रहा है। जी बिल्कुल है, उनके तरीकेकार अपने अपने हैं। ऊपर अमेरिका में ट्रंप ने यही किया, मतलब मोदी कर रहे हैं उनके साथ लोगों को, मोदी यही कर रहे हैं, बिल्कुल फिर वो टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं, मतलब कारपोरेट कल्चर की बेसिस देख रहे हैं। हम तो इस्लामी ज़हन के लोग हम कतई तौर पर इसको हराम नहीं कहेंगे, लेकिन कहते हैं खेलते हैं ये लोगों के दिमाग के साथ ना। और अगर 10-20 का फर्क हो वो तो कोई भी नहीं निकाल सकता ना। तो हम जो कर सकते हैं वो यही है कि अवाम की खिदमत करें, उनको हम जो है ना ये इस तरह लेके आए कि यार आप अपना क्राइटेरिया कुलचे और बिरयानी से निकालो और ऐसे बंदे को वोट दो। कम से कम जमातों के ऊपर एक प्रेशर ग्रुप की तरह काम करो, एक अच्छे बंदे को वोट डालें। असल में ये जो काम है अवाम को, आप जो अवेयरनेस देने वाली बात है कि अवाम क्राइटेरिया अपना सीधा करे। अवाम का क्राइटेरिया ये ना हो कि मुझे तो 2000 देगा। मतलब आपको मैं बातें जो मेरे एक्सपीरियंस में आई सियासत में, ऐसे ऐसे लतीफ़ है हमारे साथ जो हो रहा है सही हो रहा है, अवाम हमारी ऐसी है, उसको हम ब्लेम नहीं कर सकते, उसको रखा ही था ना नीचे हमने जनाब। हम तो कीड़े मकोड़े हैं सारे। अवाम को तो एक उम्मीद होती है ना कि हमारे लिए ये बंदा काम करेगा। आप कैंडिडेट हैं, मुझे उम्मीद होगी, मैं आपके हल्के का वोटर हूँ, मुझे उम्मीद होगी कि आप मेरे एक तो हल्के के काम करेंगे। दूसरी बात, मुझे किसी जगह कहीं मुश्किल पेश आती है तो आप मुझे मेरी मदद करेंगे, या कहीं मेरे साथ चल के मुझे कोई थाने कचहरी की जरूरत पेश आती है तो आप करेंगे। ये एक जनरल मैं सोच आपको बता रहा हूँ कि हमारे यहाँ पे ये मैंने जो समझा, मेरी बात गलत भी हो सकती है, कि जो गोरे ने 1860 में काम किया, लॉर्ड मैकाले जब आया, वो पूरा एक माइंड के साथ खेला गया, हमें मजूसी के गढ़ों में फेंका गया। अवाम आज तक भी मतलब को अपना हक लिए कि समझती नहीं कि मैंने अपनी चीज ली है। वो समझता जनाब गोरा साहब चला गया, ब्राउन साहब ने कुछ कर दिया तो शायद पता नहीं हमारे ऊपर एहसान कर दिया। हम जो सबसे बड़ी कौम के ऊपर नेकी कर सकते हैं, सियासतदान या सिविल सोसाइटी, वो अवाम को अवेयरनेस दें। अच्छा, मुझे एक छोटी सी बात बताइए, क्या आपकी जमात के जो प्लान है, आपको पता होगा, आप देखते हैं कि पूरे पाकिस्तान में इलेक्शन लड़ रही है, पूरे पाकिस्तान में अपने कैंडिडेट कर रही है, और क्या तैयारी क्या कर रहे हैं आप लोग? तैयारी वो जो मैं कह रहा हूँ तकरीबन, एक तो वो तो आप कर रहे हैं ना, मतलब देखना पूरे पाकिस्तान में एक लहर की तरह चला है हमारा जनाब के सस्ता तंदूर। मतलब किसी सियासी जमात का आपको ऐसा नजर नहीं आएगा कि सस्ता उसमें है क्या सस्ता तंदूर पे थोड़ा सा 5 रुपए बाजार से सस्ती रोटी है जो गवर्नमेंट जनाब अरबों रुपए लगा के जो मर्जी ले ले वहां से, जो मर्जी ले वहां पे हम जनाब अमीरों से लेते हैं, गरीबों पे लगाते हैं। खुद जो उम्मीदवार है वो खुद नाम निकलता है। तो आपकी ये फंडिंग कहाँ से होती है? फंडिंग लोग आप जैसे भाई करते हैं, जो देखते हैं हमारा डोनेशन से। डोनेशन से बिल्कुल तो ठीक चल रहा है। क्या रिस्पांस लोग ऑन करते हैं उस चीज को? मतलब ये तो नहीं कि मैं पैसे किसी से लेता हूँ, मैं लेकर लगाता हूँ। मैं ज्यादातर ये करता हूँ, एक सब्जी की रेडी की मैं मिसाल देता हूँ। वो मेरा ताजर है भाई, मैंने उनसे रिक्वेस्ट की है, वो एक बंदा मैंने करके दिया, वो सब्जी लेके आता है, ला के बेच के उनको पैसे देता है, वो जो कैपिटल देते हैं उसको पूरा करता है। बाकी अगर आप इजाजत दे तो मैं एक सवाल पूछना। जी पूछ लें। नासिर साहब ने कहा कि हम एक इस्लामी ज़हन के लोग हैं, तो ये जमहूरियत जो है ये आप इसको इस्लामी समझते हैं? आप इस्लामी निज़ाम की तरफ
उसका नारा क्यों नहीं लगाते? मेरी बात सुने, अब शरीयत का नारा क्यों नहीं लगाते? खिलाफत का नारा क्यों नहीं जमहूरियत लगाते? बिल्कुल गैर इस्लामी तो नहीं कह सकते हम, कि बिल्कुल ये है, यानी कि आधी इस्लामी आधी कुफर है। मेरी बात सुने, जो जमहूरियत यहाँ पे चल रही है वो इस्लामी है। हम इस्लाम के अंदर रह के चल सकते हैं, एक रस्सी हमें अल्लाह ने दी है कि इसके अंदर अंदर आपके हकूक है। ये हम कोई यूरोप में तो बैठे नहीं है कि लेस्बियन गेज राइट पे भी अब LGBT जो कर रही है कि जनाब वो मर्द से शादी कर रहा है, यहाँ पे इस तरह की कानून साजी तो नहीं हो सकती। नो डाउट कि अभी भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जिसपे इस्लामी नजरियाती काउंसिल बात करती है, उसकी बात मानी नहीं जाती। इसीलिए तो हम इन मैदानों में आए हैं कि यार अगर हम लोग नहीं आएंगे तो जो हाल हमारा हो चुका हुआ है, जिन हम पस्ती के गढ़ों में गिर चुके हैं, अल्लाह का अजाब भी हमारे ऊपर आया हुआ है। बिल्कुल ऐसे तो पाकिस्तान रो रो के गिड़गड़ा के हमने मांगा अल्लाह से, अल्लाह ने हमें एक पीस दिया, तो आज हम 70 सालों बाद 75 सालों बाद इस चीज की बहस हो रही है कि आया ये पाकिस्तान इस्लामी बनना था, सेकुलर बनना था या लिबरल बनना था, क्या बनना था, कि एथियस्ट ने बनाना था, क्या करना था? उस पर बहस हो रही है। कायदम की एक तकरीर को पकड़ के आप खींचते रहते हैं, मौलवी आपस में लड़ते हैं, सदन आपस में लड़ते हैं। इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट को खुश करने के लिए नून लीग जमातें मौलवी के जरिए आई, आज वो जनाब लिबरल की बात कर रहे हैं, वो कहाँ जब सौदा बिक रहा है। अच्छा, इस पे मैं छोटी सी इन्होंने अभी बात की कि ये जो जमहूरियत है ये इस्लामी है, तो ये अंग्रेजों की जमहूरियत जो है ये इस्लामी कैसे होगी? थोड़ा सा मुझे मैं बताता हूँ, क्योंकि ये सारे का सारा निजाम तो उससे अखज करके इधर लाया गया। बात सुनो, और हमारा निजाम अदल भी वैसा है, सब कुछ निजाम। अगर मुझे इजाजत दें, मैं थोड़ी सी बात ये कर रहे थे कि इसके ऊपर चूंकि बहुत से मजहबी उलमा ने भी बात की, वो तो हमारे अपने सिस्टम को भी इस्लामी जो सिस्टम है उसको जमहूरी ही कहते हैं। वो ये नहीं कहते कि हमारे तो ये बुनियाद ही है। हमारे उलमा तो ऐसे हैं, नहीं हमारे उलमा तो ऐसे हैं, अगर उनका मूड बने तो वो कहते हैं औरत की हुक्मरानी जो है वो नाजायज है, बाद में उसी औरत की हुक्मरानी में वो हिस्सेदार। उलमा तो ऐसे हैं, सब एक जैसे नहीं। अब जो है ना, मैं उलमा की बात कर रहा हूँ, सियासी उलमा जो है वो सियासी उलमा को। अच्छा, इसमें जो मेरी ऑब्जर्वेशन आप कह लें या राय है मेरी, या कोई जो भी आप समझ लें, कि मेरे ख्याल में कि जो निज़ाम है वो कोई गलत नहीं होता, उसका इस्तेमाल गलत किया जाता है। ठीक है, और कोई भी निज़ाम जिसको आप मर्जी आप ले लें, जो भी दुनिया में इस वक्त राइज निज़ाम है, किसी को आप इस्लामी या गैर इस्लामी नहीं कहना चाहिए। उसके इस्तेमाल को आपने जो देखना है, उसको अपनी तलीमात जो मजहब की तलीमात है किसी भी मजहब के मुताबिक, उसमें कहीं पे कोई बुराई की तबलीग तो नहीं जाती। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान कहना छोड़ दें, क्यों? इसको जमहूरिया पाकिस्तान कहें। तो ये आपको पता है, आपके 2 आइनों में ये जमहूरिया पाकिस्तान लिखा जाता था। लिखा जाता तो फिर करके तो ये लिखा गया, आपका आइन बनाया गया था सिर्फ खाली लिखा गया, तो फिर इस्लामी करके दिखाया ना। बहरहाल ये बहस और तरफ चली जाएगी, इसके ऊपर बहुत लंबी बात की जा सकती है, पूरा प्रोग्राम इस पे किया जा सकता है कि क्यों इस्लामी जमहूरिया बना और जमहूरिया पाकिस्तान क्यों बना। अगर आपने कानून बना दिया 1952 का आइन आपका जो बना था, फिर इस्लामी 1952 का आइन आपका आप सूद का निजाम सबसे पहले खत्म करें जो इस्लाम इजाजत नहीं देता। आपके मुल्क में पूरा सूदी निजाम मौजूद है जो इस्लाम के साथ जंग है, आप क्यों उसको नाफज करके? नहीं, उसको तो खत्म करने की उन्होंने टाइम दे दिया ना। अभी उन्होंने 5 साल का टाइम उसमें रखा है। अभी जो हमारी नो डाउट ऐसी है कि अभी हम पूरी तरह ना मुआशी तौर पे ना मुआशरती तौर पे इम्प्लीमेंट अपनी चीज़ों को नहीं कर सकते। अपनी हमें जरा चीज़ों को क्लियर कर दिखना चाहिए कि नजर आ रहा है कि ये निज़ामों की जंग है। जी जी, ये तो समझना चाहिए ना। ये बात ठीक है, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है आपकी कि ये निजामों की जंग है। बेसिकली कुछ लोग कुछ निजामों को मजहब के लबादे में उसको बचाने की कोशिश करते हैं, कुछ को गैर मजहब करार देकर उससे नफरत पैदा करते हैं। लेकिन हम आपस में नहीं, आपस में डिस्कस गुफ्तगू हो रही है ना। कम्युनिज्म कहाँ से आया, मार्क्सिज्म कहाँ से? वो यहूदी थे ना, मतलब कैपिटलिज्म कौन लेके आया? वो भी तो यहूदी थे। मतलब ये निजामों की जंग है, ये आपस में इनकी सारे मामला आते हैं। हमें अपने हिस्से का काम करना चाहिए। अल्लाह के नबी ने, आप अभी यहाँ कह दीजिए मक्के में शराब क्यों लाल थी जी, स्टेप बाय स्टेप चीजों के। अभी हम बंदूक लेके खड़े हो जाए आपके साथ। सियासत एक जो डोमेन बनी है, जो सिस्टम बना हुआ है, जो अभी वहां पे चल रहा है, उसमें से खराबियां निकालेंगे। जैसे अभी जब भाई बात कर रहे थे कि जैसे कि बोर्ड के हवाले से जो मेरे इल्म में है कि सदारती निजाम काफी ज्यादा करीब है इस्लाम के, उसमें जो उसका चुनाव का सिस्टम है, मतलब ये डिबेटेबल बात है ना। आप अपनी राय देंगे, मैं अपनी राय दूं। जो मेरे इल्म मैंने जो सीखा है उस हवाले से कभी आप अपना उसमें जो एस्टैब्लिश कंट्रीज की बात कर रहे थे गुम्मत साहब, इस पे हम जाएंगे ना तो फिर बात किसी और तरफ निकल जाएगी। मैं नदीम चौधरी साहब से ये पूछना चाहता हूँ कि ये चूंकि अभी बात की मुआशी सिस्टम के हवाले से, इन्होंने मुआशी बहाली के हवाले से उसको भी ये बात की थोड़ी सी, तो जी मेरे ख्याल में अभी इस वक्त जो हमारा IMF का जो प्लान जो अप्रूव हुआ 9 महीने के लिए,
उसमें 3 अरब डॉलर पाकिस्तान को मिलने हैं और उसमें से 1.2 बिलियन डॉलर मिल गए। आपने कहा कि जी कि वो आगे इस वजह से ये इलेक्शन के ऊपर लगाएंगे, इसलिए जल्दी इलेक्शन हो जाएंगे। चले हम इसको थोड़ा सा दूसरी तरफ से, दूसरे एंगल से देखते हैं। क्या इसको आप अपनी पाकिस्तान की माशी बहाली इसको मिला के, मैं कह रहा हूँ कि उसको आप साथ में लाएं तो हमें सऊदी अरब से, हमें कतर से, हमें यूएई से, हमें चाइना से इमदाद मिल गई इस वक्त जिस भी शक्ल में, चाहे वो रोल ओवर में मिली, चाहे हमारे डिपॉजिट में मिली, लेकिन हमारे पास इस वक्त 14 बिलियन डॉलर के इस वक्त रिजर्व मौजूद हैं इस वक्त जब हम ये बात कर रहे हैं। तो हम तो उस खतरे से तो निकल चुके हैं ना, डिफॉल्ट के से हम एक ट्रैक पे चढ़ गए। अब उसको दुरुस्त करने के लिए कल वज़ीर आज़म ने जो बात की कि हमें मिसाके मईशत करना चाहिए, उसमें तमाम जमातें बैठकर एक रोड मैप बना लें, उसमें जिस जिसके जो तफज़ात हैं उनको दूर कर देते हैं और जो उसमें किसी के पास कोई तजवीज़ है उसमें शामिल कर लेना चाहिए। तो क्यों नहीं इस पे बैठती सियासी जमातें? अब इसमें मैं एक जी थोड़ी सी आपकी बात में इजाफा कर दूं कि IMF ने ये मुआदा करने से पहले इंश्योरेंस मांगी थी। उसने 9 पॉइंट्स के ऊपर जो इंश्योरेंस मांगी थी उसमें बिजली जी बिल्कुल कीमत में इजाफा करना, गैस, उसमें गैस वगैरह, वो पेट्रोल भी है, लेवी की उन्होंने हद बढ़ाई है, टैक्सों के 60 रुपए उन्होंने किए, वो हो चुकी है, और टैक्स भी उन्होंने अभी बढ़ाने, अभी उन्होंने तामीरात के ऊपर तो अनाउंस कर दिया उन्होंने बाकी भी जमीन की सेल परचेज और बाकी चीजें ज़राअत के ऊपर भी वो कह रहे हैं। फिर वही कह रहा हूँ, ये जो कर्जे मिले हैं ये कर्जे इसलिए नहीं मिले कि इनको, जो मैंने पहले बात की थी कि इनको इलेक्शन के लिए और अल्लाह तल्ला पर खर्च किया जाए। ठीक बात। ये कर्जे इसलिए मिले हैं ताकि आप अपनी डूबती हुई कश्ती को थोड़ा सा सहारा मिले आर्जी तौर पर। हमारे पास कोई रोड मैप नहीं है। वजीर आजम साहब ने कहा तो है मिसाके जमहूरियत का, लेकिन उन्होंने कोई रोड मैप नहीं दिया। कौन सा रोड मैप के लिए कह रहे हैं कि बैठ के तय करें। सर ये अब इलेक्शन में चंद हफ्ते रह गए, किसने तय करना है? असल बात ये है, ये सारे जो वादे और जो सारे नारे हैं ये इलेक्शन के लिए है। गवर्नमेंट ने अभी तक, इस गवर्नमेंट ने, प्रेजेंट PDM की गवर्नमेंट ने कोई इकोनॉमिक रोड मैप नहीं दिया। आपके मुल्क के पास कोई ऐसे जराए आमदन नहीं है जिसके जरिए आप इन कर्जों की दलदल से बाहर निकलेंगे। ये चंद महीने का बंदोबस्त है, उसके बाद फिर आपको वही पोजीशन आनी है जो इन्होंने नाक रगड़ रगड़ के IMF से कर्जे लिए हैं दोबारा। इसका हल क्या आपको नजर आता है? इसका बड़ा सीधा सा हल है, इसका बड़ा सीधा सा हल है कि आप पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लेके आए, हकदार को उसका हक दें, अपने अखराजात को कम करें। हमें सबज इनकलाब की जरूरत नहीं है सर, हमें सबसे पहले रियासी इदारों से इंसाफ की जरूरत है। ठीक है, हमें सबसे पहले, आप सबज इनकलाब की बात करते हैं, आपका अभी भी 45 लाख क्यूसिक पानी जो है समंदर में गिरता है। आप इंडिया से तो कोई केस जीत नहीं सकते। आप अपना जो आपके केस के ऊपर अभी उन्होंने तस्लीम किया ना, आप 50 सालों में, सर 50 सालों में आपने अभी भी पानी का कोई बड़ा स्टोरेज नहीं बनाया। ठीक है, डैम नहीं बनाया। जो सबसे सस्ती बिजली आप वो पैदा नहीं करते। आप महंगे तेल से पैदा करने वाली महंगी चीजें आप लेके आ रहे हैं। आपके पास कोई ऐसा, मैं फिर वही कह रहा हूं कि आपने कोई रोड मैप नहीं, इकोनॉमिक रोड मैप नहीं दिया आपने। तो आप कैसे कह सकते हैं मिसाके वो करें अपना मईशत? तो ये बातें जो बात आप कर रहे हैं, फर्क करें, यही बैठ के तय की जा सकती है ना, हमें कैसे करना है। मैंने ये देखा, मैं अपने तौर पे देखा, देखिए कोरोना के दौर में पिछली गवर्नमेंट, मैं इमरान खान को उस तरह से फेवर नहीं कर रहा, लेकिन उसने सर्वाइव किया था। क्या सर्वाइव किया था ना, पाकिस्तान के लिए सर्वाइवल पोजीशन में आ गया था। आपकी 6 पॉइंट तरक्की थी, आपके 6 पॉइंट तरक्की थी आपकी, सर 6 पॉइंट के ऊपर आपकी मेरी बात मैं नहीं कह रहा, नहीं, मुझे पता है 2022 का मामला ये है कि कोरोना के दिनों में आपकी माइनस पे थी, फिर मैं आप माइनस पे चले गए थे। देखिए मेरी बात है, पूरी दुनिया को निकाल के देख लें, आपकी -25 अब है, कब? उस वक्त नहीं थी, इस वक्त -25 है। क्या मैं नहीं कह रहा, -25 है आपकी तरक्की की जो शरह है, वो -25 है, 0.25 है, 0.25 माइनस में चली गई है ना सर। ठीक है, माइनस में चली गई थी। अब सर वो जो लेवल पे, जो अभी लेवल पे कही है वो इसाक डार साहब ने कहा, जिसको मैं फिर कह रहा हूँ IMF ने मुस्तरद किया है। फिर वो बात वो दूसरी, देखिए वो इसाक डार साहब मिसाल दे रहे हैं ना, वो मिसाल दुरुस्त नहीं है। अब देखिए मामला ये है कि जिस 6 पॉइंट की आप बात कर रहे हैं ना, ये था कोरोना खत्म होने के बाद।
कोरोना खत्म हो गया था ना, उसके बाद जब एकदम से ओपन हुई मार्केट, उस वक्त चीजें आपकी एक्सपोर्ट भी होनी शुरू हो गई, जब बाकी दुनिया के बहुत से ममालिक बंद रहे थे काफी देर सर तक। आपकी एक्सपोर्ट बढ़ी, आपकी रेमिटेंस बढ़ी, आपकी जो है इस वक्त सिर्फ 16 महीने के अंदर 40,000 सिर्फ फैसलाबाद डिवीजन जो इश्तेहार देते हैं डॉन के अंदर, एप्टमा वाले, उनका 40,000 लूम्स बंद हुई हैं। मैं 20 लाख से ज्यादा 2 मिलियन पीपल बेरोजगार हुए हैं ये पिछले 16 महीने के अंदर। सर आप कैसे बात करें, बेरोजगारी बढ़ रही है, मुझे बताइए इस वक्त आपकी एक्सपोर्ट बढ़ रही है, आपकी तबाही बर्बादी एक हो गई है इस वक्त। सर आपकी तबाही बर्बादी एक तरफ, आपका मुल्क डिफॉल्ट को छू के वापस आया, आप रोड मैप देने की बजाय आप वादे कर कोशिश थी डिफॉल्ट करने की, वो पूरा बंदोबस्त कर दिया गया था कि आप डिफॉल्ट करें। आज का अखबार पढ़ें, बड़ी हिम्मत है कि आपने बचा लिया उसको। अखबार पढ़ें, ये पिछले 10 दिनों में तीसरा वाकया है, क्या एक फैमिली 2 बच्चों समेत खुदकुशी की है। ये कभी भी, ये तो आप पुराने जर्नलिस्ट हैं, हर दौर में ये खबरें छपती रही हैं। बहुत ज्यादा लोगों का जीना, लोगों का मुश्किल हो गया, बिजली ने, महंगाई ने लोगों के मुंह से उनका निवाला ये बयानिया ठीक है जो बात आप कर रहे हैं ना, ये अच्छा बयानिया इस बात करने के लिए, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ आने वाले दिनों की बात, तो ये मैं उसमें क्या हो सकता है। इस हुकूमत ने कुछ नहीं किया, इस हुकूमत ने कुछ नहीं किया, इस हुकूमत ने सिर्फ अपने केस बंद किए। इस हुकूमत ने पाकिस्तान को डिफॉल्ट होने से बचा लिया। आप खुद कह रहे हैं कि जी ये किया था उन्होंने, बचा लिया, डिफॉल्ट के करीब लेके गए और उसको आर्जी तौर पे आगे ले गए, बस इतना फर्क है। नहीं ये तो चौथा बहुत पहले डिफॉल्ट हो जाना चाहिए था जो बंदोबस्त किया गया था। मैं आपसे बहरहाल बात और तरफ चली जाती है, मैं आपसे ये सवाल ये करना चाहता, देखिए आप जिस बंदे की आप मिसालें दे रहे हैं वो तो उसने कहा जी कि मैंने ये कौन सी बड़ी बात कह दी, आज वो अदालत में खड़ा होकर कहता है, आज की बात है, अदालत में खड़ा होकर कहता है जी कि मैंने गलती की, मुझे माफी दे दें। आज की बात कर रहा हूं, क्या उसने कही ये बात अदालत में चौधरी साहब? सर आज की तो मैंने अदालत की कार्रवाई देखी, मैं आपको बताता हूँ वो जो आज की सर जिसके ऊपर 200 मुकदमे हो, आप उसका कह के उसने फलां वर्ड कहा था, फलां वर्ड कहा था। दुनिया में कोई एक मुझे एक्स प्राइम मिनिस्टर बता दें जिसके ऊपर सिर्फ चंद माह के अंदर 200 मुकदमे, डबल सेंचुरी यानी कि कर दी मुकदमे। नहीं आप देखिए ये फिगर भी गलत है, जो है वो अदालत के एक इस वक्त 50 भी नहीं है मुकदमे, ये मैं आपको बता देता हूँ कि इस वक्त जो उसका स्कोर है वो 47 के करीब है गालबन, ठीक है। लेकिन बाकी में नॉमिनेट तो है ना, वो बात जब ये ना नॉमिनेट होंगे तो 200 मुकदमे हो गए ना, आपको किसी को भी पकड़, ये बात फिर वो ठीक बात करे ना, ये तो सर नॉमिनेट तो है ना, नॉमिनेट तो आप 500 मुकदमों में हो सकते हैं, लेकिन मसला ये नहीं है। और जो उसके दौर में आपने कहा कि उसके दौर में कोई नहीं थे, जितने साफियों के ऊपर तशद्दुद उसके दौर में हुआ वो उतना कोई कत्ल हुआ इमरान रियाज की तरह किसी को अगवा करके गायब किया गया? किसने अगवा किया? इमरान रियाज। किसने? मैं अभी कह रहा हूँ किसने सर उसको घर से उठाया नहीं, किसने? अदालत के अंदर उसके वकील ने क्या कहा? किसने? सर जो पुलिस इंस्पेक्टर जो सस्पेंड किया था उसने वो लेके नहीं गया बाद में, पुलिस इंस्पेक्टर सर क्या कर रहे हैं? उसके वकील ने जो स्टेटमेंट दी है वो तो रिकॉर्ड का हिस्सा है, उस रिकॉर्ड के हिस्से को आप कैसे गायब कर सकते हैं? वो सीसी फुटेज जो है वो तो वीडियो अब वायरल हो चुकी है। केस ही ये चाह रहा है कि उसको बरामद किया जाए, ठीक है ना। उसका केस तो ये है कि उसको ढूंढा जाए। साफियों को नंगा करके मारा गया है, साफियों के नाक भी तोड़े गए थे, साफियों को गोलियां भी मारी गई थी, साफियों को सारा कुछ किया गया था। ये देखिए मेरी बात सुने, ये कंपैरिजन ना करें, ये फिर बात लंबी हो जाएगी ना। 35 साल में मीडिया के ऊपर जितनी ज्यादती पिछले 4 साल में हुई है ना, उतनी पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुई मीडिया के साथ। ये मैं बतौर मैं जर्नलिस्ट बात कर रहा हूँ। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि मैं भुगत रहा हूँ। देखिए बात यह है कि मैं एक इदारे को चला रहा हूँ इस वक्त बतौर स्टेशन है, ठीक है। मुझे पता है कि मीडिया के साथ पिछले 4 साल के दौरान क्या हुआ, उसको हम यहाँ पे बैठ के ये बातें जो करने वाली बातें हैं ना जिनको आप बात कर रहे हैं, सर ऐसा नहीं हुआ, वो डिस्कस करने के लिए की जा सकती हैं। नहीं, मैं आपको सही कह रहा हूँ, मैं तो फेस कर रहा हूँ ना उन चीजों को। सर हम भी फेस कर रहे हैं, मैं वही तो कह रहा हूँ। हाँ। हमारे साथी जो हैं अभी देखें मीडिया का जो लाहौर प्रेस क्लब के प्रेसिडेंट ने एक क्वेश्चन किया और उनको उन्होंने पीटीवी से फारिग कर दिया। वो मैं तो एक बात, एक क्वेश्चन के ऊपर आप उसको नौकरी से निकाल दें, भाई ये तो बुलाया नहीं जाता था यहाँ पे। ऐसे लोगों को तो सिर्फ अपने चंद लोग थे जिनको बुलाया जाता था, उनके साथ बैठ के वो वाह 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 गुफ्तगू होती थी, फिर वो किया जाता। बहरहाल बहस और तरफ चली जाती है। मैं फिर आपको कह रहा हूँ कि आप ये इस पे करेंगे तो मैं भी उलझ जाता हूँ इस पे। मामला ये है कि मैंने आपसे कहा कि ये माशी बहाली के वाले से बात कर रहे थे, तो क्या आने वाले दिनों में पाकिस्तानियों के लिए कोई अच्छी खबर भी है कि नहीं, कि सिर्फ एक ही खबर अच्छी हो सकती है कि जी एक बंदे को ले तो फिर सारा कुछ अच्छा, वरना नहीं अच्छा। ऐसा नहीं। हाँ। मैंने उससे पहले जो बड़ी मुफ्त आप फेयर इलेक्शन कराएं, हकदारों को उनका हक दें
और एक बेहतरीन जमहूरियत की जो बुनियाद है ना, बिल्कुल यही वही बुनियाद है, बुनियाद यही होनी चाहिए, बशर्ते के हर तरह के रिजल्ट को सारे तस्लीम करें। आप देख लें कि जब जब एस्टेब्लिशमेंट ने इंटरफेयर किया, पाकिस्तान जो है वो तरक्की के रास्ते की बजाय उसने जवाल का रास्ता इंटरफेयर। हमारे सामने 71 की मिसाल है, हमें उससे सबक सीखना आखिरी मिनट चौके चाह रहा है, हमें 71 की मिसाल से ना सबक सीखना चाहिए। मैं गुम्मत साहब से मैसेज लेना चाहता हूं कि जी आप क्या अपने वोटर्स को पैगाम देंगे? जी मैं तो यही चाहूंगा कि एज ए कौम हमें मुवाफ़क़त मदीना वाला माहौल पैदा करना चाहिए। जिस तरह भाई ने फरमाया, ये बड़ी शानदार इन्होंने बात की है कि सियासी इस्तेहकाम जब तक नहीं आएगा मुल्क अपने पाँव पर नहीं आएगा। ठीक है, एज ए कौम, सियासतदान, अवाम सबको अपनी सोच को इज्तिमाई कौमी बनाना पड़ेगा। आज हर बंदा फ़र्द की बात कर रहा है, फ़र्द को ही सोच रहा है, मैं आज हूँ सब कुछ ठीक है, दूसरा आ जाए तो सब कुछ बर्बाद हो रहा है, मतलब अपने दादोशुमार इसी तरह बयान करते हैं सारे। दूसरा ये है कि सादगी को अपनाना पड़ेगा। जो हमारे ब्यूरोक्रेट हैं, जो जितने एग्जेक्टिव क्लास है, उनके जो जनाब विलाज हैं वो एकड़ों में, तो अवाम भी कुछ हमारी अल्लाह में, मैं छोटे क्लास भाई भी बात कर रहे थे, मैं लोअर मिडिल क्लास की, उनकी भी ज़िंदगी में कभी देखें आप जनाब, तो वो कौम का भी मजाज कोई सादगी वाला है नहीं है। तो हमें चाहिए कि हम इर्द गिर्द को लोगों को ख्याल करें और कौम को थोड़ी अवेयरनेस देने के लिए, पॉजिटिव सोच देने के लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये पाकिस्तान एक नजरिए की बुनियाद पर बना, इंशाल्लाह ये कायम दायम रहेगा। इंशाल्लाह इम्तिहान आ रहे हैं, हम तो यही समझते हैं कि इससे हमारे मसल मजबूत हो रहे हैं, दुश्मनों की पहचान हो रही है। ठीक है। और आपने एक आखिरी बात करना जी फरमाइए कि अगर मुल्क ने तरक्की करनी है तो हमें कुछ फैसले बड़े तलख करने होंगे। कभी करप्ट लोगों के साथ, करप्ट पॉलिटिशियन के साथ मुल्क तरक्की नहीं करते। एस्टेब्लिशमेंट को चाहिए कि वो साफ सुथरे लोगों को आगे लेके आए। ये देखिए बादशाह साहब, बात यह है कि चूंकि बार बार मुझे वक्त खत्म हो गया, ये लोगों को एस्टेब्लिशमेंट में नहीं आगे लाना, ये अवाम ने आगे लाना है। मेरी इस पे बड़ी पुख्ता राय है कि ये काम अवाम का है, उसी ने आगे लाना है। अच्छे लोगों को, साफ सुथरे लोगों को वोट दें। और आपने जो गुफ्तगू सुनी उसमें नदीम चौधरी साहब की आपने गर्म सर्द बातें भी सुनी, उसमें आपने नासिर गुम्मत साहब की बड़ी मुदल्लल और बड़ी धीमी गुफ्तगू भी सुनी, अपना प्रोग्राम भी उनका सुना। इसमें मैं थोड़ी सी बात जाते जाते ये करना चाहता हूँ कि देखिए, ये हमारी डिस्कशन थी, ये हमारी राय थी, चौधरी साहब की राय थी, मेरी राय थी। बतौर एक होस्ट के मुझे कुछ पाबंदियों का भी आप ये समझ लें कि होता है कि हमें कुछ हदूद में रहना पड़ता है। बाकी राय आपने खुद कायम करनी है। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।